दोस्तों नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल AGS एजुकेशन में। दोस्तों आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देखें और संधि का जो टॉपिक है उसे क्लियर करें। आज हम हल संधि या व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। हल संधि से व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी हम परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा होगी व्यंजनों का व्यंजनों या स्वरों के साथ मेलन, यानी व्यंजनों या व्यंजनों। जैसे मान लीजिए क है प्लस आगे है मैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में व्यंजनों का क्या हो रहा है, मेलन हो रहा है। व्यंजनों का व्यंजनों या स्वरों के साथ मेलन। जैसे मान लीजिए क है और आगे आ रहा है स्वर ई, तो यहाँ पर क्या है, ग बनेगा। जो जस्तु संधि अपन आगे पढ़ेंगे उसमें, तो यहाँ पर क्या है, व्यंजनों का व्यंजनों या स्वरों के साथ क्या हो रहा है, मेलन हो रहा है। आगे हम हल संधि में पहली संधि पढ़ेंगे, चरत्व संधि। चरत्व संधि का नियम क्या है? चरत्व संधि का नियम है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, यानी जो प्रथम पद रहेगा उस प्रथम पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण होगा। उसके आगे दूसरे पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या स होगा। अगर ये शर्त पूरी होती है तो ये जो 1, 2, 3, 4 वर्ग हो रहे हैं किसी भी वर्ग के, उसी वर्ग का यहाँ पर प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। समझिएगा इसको, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अगर आए तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है यदि आगे किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या स वर्ण हो तो। ठीक है, ये तो है चरत्व संधि का नियम। इसको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर दूसरी है जस्तु संधि। जस्तु संधि में क्या है, इसमें जस्तु संधि में जो दो सूत्र है उनको अपन देखेंगे। तो पहला सूत्र का जो नियम है वो पहले सूत्र का नियम है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अगर आता है तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश यहाँ पर हो जाता है। और जो दूसरे पद है, दूसरा पद के अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आदेश यहाँ है। जो झलाम जस जसी का नियम सूत्र है उसका नियम है, आगे जो सूत्र आएगा झलाम जसो अंते, इसका नियम है कि पदांत यानी पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण हो और उसके आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या है, यह, वह, रह, लय या फिर कोई स्वर आता है तो जो प्रथम पद है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। यानी
प्रथम पद में जो भी वर्ग आएगा उस वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे मान लीजिए क वर्ग आ गया तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा। जैसे मान लो च वर्ग आ गया तो च वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, च छ ज, ज यहाँ पे हो जाएगा। ये जस्तु संधि में हमें तीसरा वर्ण करना होता है। अब तीसरी संधि अपन देखते हैं। यहाँ पर तीसरी संधि में देखेंगे अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि में देखिए, अनुनासिक संधि जो है उसका नियम है कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है तो इसी वर्ग का यानी उसी वर्ग का कौन सा आदेश हो जाएगा, पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। कब होगा, जब दूसरे पद में भी पंचम वर्ण होगा। अनुनासिक संधि का नियम क्या है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। यदि इसके आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है, यदि इसके आगे पंचम वर्ण हो तो। अब इसमें अनुनासिक संधि में जो कार्य होगा वो कार्य विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब होता है इसमें दो रूप बनेंगे। विकल्प का मतलब होता है दो रूप इसमें बनेंगे। कौन सी संधि में, अनुनासिक संधि में। अब हमने यहाँ पर तीन संधियों की चर्चा की है, नियम देखे हैं। अब क्रमशः है एक एक संधि को हम देखते हैं। तो जो पहली संधि है वो है चर्त्व संधि। चर्त्व संधि का सूत्र क्या है, सूत्र है खरी च, खरी च। अब देखिए यानी खर वर्ण। अब खर वर्णों में कौन कौन से वर्ण आएंगे, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर स। खर वर्णों के अंतर्गत आएंगे किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या स। अब देखिए चर्तु संधि का नियम क्या है कि वर्गों के 1 2 3 4 के स्थान पर, यानी ये जो वर्ग आएंगे ये वर्ग प्रथम पद के अंदर आएंगे। यानी वर्गों के 1 2 3 4 के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। यानी इसी ये जो वर्ग होगा 1 2 3 4 इसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है यदि आगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या स हो। यानी यहाँ पर जो दूसरा पद रहेगा उस दूसरे पद के अंदर कौन से वर्ण होने चाहिए, खर वर्ण होने चाहिए। पहले पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होगा। उसी वर्ग के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। कब होगा, जब दूसरे पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या स यानी खर वर्ण होते हैं। तो ये चर्त्व संधि का क्या है, नियम है। अब इस चर्त्व संधि में हम एग्जाम्पल देखते हैं चर्त्व संधि के। तो चर्त्व संधि का जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है सत्य प्लस कविहि। सत्य प्लस कविहि यानी पहला जो पद है, पहले पद का जो वर्ण आ रहा है तय वर्ग है, तय वर्ग है। तो तय वर्ग में
कौन सा वर्ण आदेश हो जाएगा? प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। कब होगा? जब आगे भी 1 2 या स हो। यानी यहाँ पर क्या है? क है, तो क जो है क वर्ग का ही पहला वर्ण है, और इसमें भी जो त वर्ग है, त है, त वर्ग का पहला वर्ण क्या है? त है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो त है त वर्ग, तो त वर्ग का पहला वर्ण ही क्या है? त। तो यहाँ पर होगा सत कवि ऐसे का ऐसे रूप बन जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जगत प्लस कार्यम। अब इसमें देखिए त है, तो त जो है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, और आगे है क, तो क जो है अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी त वर्ग के स्थान पर वही अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण या आदेश हो जाएगा, यानी त ही यहाँ पर आदेश हो जाएगा। तो शब्द बनेगा जगत कार्यम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के अंतर्गत उद प्लस किरणय है। उद प्लस किरणय है। अब देखिए उद है, द है, द जो आया है यहाँ पर त वर्ग में आता है, त थ द। तीसरा वर्ण है यहाँ पर तीसरा वर्ण भी आ सकता है, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा, यानी ये त वर्ग का है, तो त वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पे हो जाएगा त हो जाएगा। और आगे है क, आगे क्या है? क। तो क भी कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण ही है क वर्ग का, तो यहाँ पर द के स्थान पे त हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा उत्कीर्णय है। शब्द बनेगा उत्कीर्णय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एतद प्लस कालम। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है? द है, तो द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है। त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो त वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? त ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? त आ जाएगा। आगे प्रथम वर्ण क है, तो यहाँ पर ये शर्त पूरी हो रही है, तो शब्द बन जाएगा शरत कालम। शब्द बन जाएगा शरत कालम। यानी सीधा सा इसमें अगर हम देखें तो प्रथम जो पद रहेगा उस प्रथम पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश होगा और उसके आगे खर वर्ण होंगे। तो ये थी चर्त्व संधि। आगे हम संधि की बात करें तो अंतर्गत ही देखते हैं नेक्स्ट संधि जो है जस्तु संधि। चर्त्व संधि के बाद में जस्तु संधि। जस्तु संधि में पहला नियम है झलाम जस झषिहि। झलाम जस झषिहि। झल यानी झल वर्ण, जस और झस वर्ण। यानी ये नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश यहाँ पर हो जाता है। कब होगा? यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, यानी ये यहाँ पर शर्त रखी गई है। अब देखिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा इसका वर्णन देखते हैं। देखिए जैसे झल वर्णों, अब देखिए झल वर्णों में कौन कौन से वर्ण आएंगे? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या फिर स है के स्थान पर जस में कौन से आएंगे? ज ब ग ड द आदेश हो जाता है यदि आगे झस वर्ण हो तो। अब देखिए यानी
जो प्रथम पद रहेगा उस प्रथम पद में झल वर्ण होंगे। कौन से वर्ण होंगे? ये झल वर्ण होंगे, ये प्रथम पद में होंगे। झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण, यहाँ पर ज ब ग ड़ द आदेश हो जाएंगे। कब होंगे? जब दूसरे पद के अंदर झस वर्ण होंगे। दूसरे पद के अंदर झस वर्ण यानी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, ये यहाँ पर शर्त रखी गई है। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंतर्गत हम। जैसे पहला एग्जाम्पल देखें, सत्य प्लस भ्याम। अब देखिए यहाँ पर क्या है? तय है। क्या है? तय। यहाँ पर क्या है? तय है। अब ये जो तय है, ये तय वर्ग का ही पहला वर्ण है और इसी वर्ग का कौन सा आदेश हो जाएगा? तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। कब होगा? जब आगे भी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। यहाँ पर क्या है? भय है, तो पै फै बै भय चौथा वर्ण है। यहाँ पे ये शर्त पूरी हो रही है, तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो शब्द बनेगा सद्भ्याम। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही, जगत प्लस भय है। अब ये तय है, तय वर्ग का ही पहला है, इसके आगे भय है, ये चौथा वर्ण है, तो इसी वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, तय थ द। तो शब्द क्या बना है? जगद भय है। अब आगे हम इसी में ही एग्जाम्पल देखते हैं, लभ प्लस दीही। अब ये जो भय है, भय पै वर्ग का है, तो पै फै बै भय चौथा वर्ण है और आगे भी कौन सा वर्ण है? ध आ रहा है, तो तय थ द ध, ये भी चौथा वर्ण है। तो चौथा वर्ण ही यहाँ पर है, चौथा वर्ण ही यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है इसका तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, तो पैप है बै आदेश हो जाएगा। यहाँ पर भय के स्थान पे बै आ जाएगा, तो शब्द बनेगा लब्धिहि। शब्द क्या बनेगा? लब्धिहि। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, बुद्ध प्लस दीहि। अब यहाँ पर भी ध है और यहाँ पर भी ध है, ठीक है। यानी ये कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है, ये भी चौथा वर्ण है, यानी इसका कौन सा वर्ण हो जाएगा? इसका तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? तय थ द, द हो जाएगा, तो शब्द बनेगा बुद्धि ही। शब्द क्या बनेगा? बुद्धि ही। अब इसी में ही आगे एग्जाम्पल देखते हैं, सस प्लस भीहि। अब यहाँ पर मैंने एक लिखा था कि स के स्थान पे क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। स के स्थान पे ड हो जाएगा और आगे चौथा वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे स होगा, स के स्थान पे ड हो जाएगा। ये देखिए ड, तो शब्द बन गया सीधा सड़भी। शब्द क्या बन गया? सड़भी। तो इस प्रकार से ये जो हमने देखा है, इसका नियम जस्तु संधि में, जो जस्तु संधि के अंतर्गत हमने देखा है, जलाम जस जसीहि सूत्र के अंतर्गत प्रथम पद में झल वर्ण आएंगे और जो दूसरा पद रहेगा दूसरे पद में झस वर्ण आएंगे। झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाएंगे, ज ब ग ड द। अब इसी में ही दूसरा नियम देखते हैं अपन। दूसरा नियम है जलाम जसो अंते। यहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? यहाँ पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पर टाइप में अवग्रह चिन्ह नहीं था, इसलिए मैंने यह
ए लिख दिया इसमें, तो ए ही वैसे उच्चारण में आता है, झलाम जसो अंते। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि पदांत यानी पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। कब होगा? जब दूसरे पद के अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल हो, या फिर कोई स्वर हो। ये इसमें झलाम जसवंती सूत्र का नियम है। इसमें आगे देखते हैं कि पद के अंत में वर्गों के 1, 2, 3, 4 के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। अब देखिए ये जो है इनके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश होगा। कब होगा? यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल है हो, या फिर कोई स्वर हो। अगर ये शर्त पूरी होती है तो जो प्रथम पद में जो भी वर्ग होगा उसका तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, और आगे दूसरे पद के अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य व र ल हो, या फिर कोई स्वर हो। ये इस सूत्र का नियम है। नेक्स्ट अपन इसी में ही देखते हैं। जैसे स अगर आएगा तो उसका ड हो जाएगा, स का क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। अब देखिए जिसे इसमें एग्जाम्पल है जगत प्लस ईस है। यहाँ पर जो तय है इस तय वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा तय थ द हो जाएगा। कब होगा? यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ये वरल है या फिर कोई स्वर हो। तो यहाँ पर क्या है? ई है। ई क्या है? यहाँ पर स्वर है। तो शब्द क्या बन जाएगा? जगदीश। ठीक है। और आगे क्या है? अच प्लस अंतम। अच प्लस अंतम तो च है। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। शब्द बन जाएगा सीधा अजंतम। शब्द कौन सा बन जाएगा? अजंतम। इसी में ही कंटिन्यू हम करके चलते हैं। तो सुप प्लस अंतम प है, पैवर्ग है। इस पैवर्ग में पैवर्ग है इसमें, तो ये जो पैवर्ग है, पैवर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? पैप है, ब हो जाएगा। शब्द बनेगा सुबंतम। इसी में आगे देखते हैं वाक प्लस ईस है, कै वर्ग है। तो कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ये रहा ग, ई मिलेगा तो गी बन जाएगा। शब्द बनेगा वागीस है। दिक प्लस अंबर है, क है। क का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, कैक है ग, तो शब्द बन जाएगा दिगंबर है। नेक्स्ट है सस प्लस आनन। तो यहाँ पे जो स है इसका क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा और शब्द बनेगा सड़ानन। आगे भी स्वर है तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? सड़ानन। तो ये इसमें क्या है? ये जस्त्व संधि का दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है झलाम जसो अंते। अब इसी में ही अपन नेक्स्ट संधि देखते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा और यहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा। यहाँ पर ए का उच्चारण ही होता है या, लेकिन यहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा। अब देखिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कह रहा है कि पदांत पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अगर आता है, किसी भी वर्ग का
पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण अगर आता है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर आदेश होगा। कब होगा? जब दूसरे पद में भी पंचम वर्ण होगा। पहले पद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आएगा तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश होगा। कब होगा? जब आगे भी पंचम वर्ण होगा। देखिए आगे हम देखते हैं, पद के अंत में वर्गों के 1 2 3 4 के स्थान पर, यानी किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होगा तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश होगा। यानी इसी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर आदेश विकल्प से हो जाता है। अब यहाँ पर विकल्प का मतलब है 2 रूप बनेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि विकल्प का मतलब यहाँ पर 2 रूप बनेंगे। यदि आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो, ये मैंने कहा था कि किसी भी वर्ग का अगर आगे पंचम वर्ण होगा तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इस अनुनासिक संधि के अभाव में जस्त्व कार्य होगा। अगर जहाँ पर अनुनासिक संधि का अभाव होगा, अनुनासिक संधि नहीं होगी, वहाँ पर यथा प्राप्त जो जस्त्व संधि है उस जस्त्व संधि का कार्य होगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन जस्त्व संधि के, इसमें अनुनासिक संधि के। देखिए अनुनासिक संधि का पहला एग्जाम्पल जगत प्लस नाथ है। जगत प्लस नाथ है। अब यहाँ पर तय वर्ग है। कौन सा वर्ग है? तय वर्ग। नियम क्या था? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आएगा प्रथम पद में, तो यहाँ पर तय वर्ग प्रथम वर्ण है। तय जो है तय वर्ग का ही प्रथम वर्ण है। आगे है न, तो न कौन सा है? पंचम वर्ण है। तय थ द है न, तो ये शर्त पूरी हो रही है तो तय का पंचम वर्ण यहाँ पर आदेश होगा। तो तय थ द है न हो जाएगा तो शब्द बनेगा जगन्नाथ। अनुनासिक संधि में बनेगा जगन्नाथ। और जो जस्तु संधि में है, जस्तु संधि में बनेगा तय है। तय का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो इसमें बनेगा जगन्नाथ। जस्तु संधि में बनेगा जगन्नाथ। नेक्स्ट है एतद मुरारी। अब यहाँ पर एतद में द है और आगे है मैं पंचम वर्ण है, तो जो तय वर्ग का द है तो उसका पंचम वर्ण आदेश यहाँ पर हो जाएगा। तो तय थ द है न यहाँ पर हो जाएगा। तो शब्द बनेगा एतन मुरारी अनुनासिक संधि में। और जो जस्तु संधि में बनेगा एतद मुरारी, सीधा बनेगा एतद मुरारी। अब देखिए इसी में ही आगे जो वाक प्लस महिमा, वाक प्लस महिमा, यहाँ पर जो कैवर्ग है, कैवर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर आदेश होगा। आगे मैं है, मैं भी क्या है? पंचम वर्ण है। तो वांग महिमा इसमें बन जाएगा अनुनासिक संधि में। और जस्तु संधि में बनेगा कैवर्ग है, कैवर्ग का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा। तो वाग महिमा जस्तु संधि में बन जाएगा। वाग महिमा जस्तु संधि में बनेगा।